हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें, यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, तो इसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो अपने आसपास हम लोगों को देखना चाहिए। अगर आसपास हम देखें तो हम लोगों को बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं जो सुबह से लेकर के शाम तक देखते हैं। उन चेंजेस को साइंस की लैंग्वेज में हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फिजिकल चेंज एंड सेकंड कैटेगरी इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब कि ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल चेंज में मेनली आएगा मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन और गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन। ये सभी चेंजेस होते हैं जो ये फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा चेंज है जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं चेंज होती, यानी नो चेंज अकर्स इन द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन अगर केमिकल चेंज की हम लोग बात करें तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एटम्स इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें जो रिएक्टेंट के एटम्स होते हैं, जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट, जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स वो रीअरेंज होते हैं और रीअरेंज होकर के एक या एक से अधिक अलग तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो पुराने बॉन्ड होते हैं उनमें वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं और एक नया जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो अलग प्रॉपर्टी का होगा, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आयरन का, तो आयरन की रस्टिंग हम लोगों ने देखी है। तो रस्टिंग एक तरह का केमिकल चेंज होता है जिसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और इसी फेरिक ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं रस्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन गैस ये आपस में मिलकर के बनाते हैं NaCl। बहुत पहले पढ़ा है आपने इसको। NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लोग देखें सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। रोज़ खाया जाने वाला सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक ऐसी मेटल होती है जो वाटर में या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है वो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से बर्न हो जाता है। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस होती है, लेकिन जब दोनों को मिला करके एक नया कंपाउंड बनाया गया सोडियम क्लोराइड, तो डेली इसको हम लोग खा रहे हैं, पानी में डिजॉल्व भी हो रहा है लेकिन कहीं भी सोडियम बर्न नहीं हो रहा है और क्लोरीन पॉइजनस नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया और एक नया प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट की अलग प्रॉपर्टी होती है रिएक्टेंट से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म प्रोडक्ट। सिंपल सा एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का देखें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैस है, दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो बनता है वाटर। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो गैसियस स्टेट के दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हुए और कंबाइंड होकर के वाटर बना लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब वाटर की जो प्रॉपर्टी भी होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, यानी बर्न होने वाली गैस है, एक फ्यूल है। ऑक्सीजन सपोर्टर है बर्निंग का, लेकिन वाटर फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर लिया। इस केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, समझने की कोशिश करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है।
इसलिए याद कर लेंगे। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। यानी रासायनिक समीकरण है क्या? ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो रिएक्शन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन अगर लिखा जाए तो इसमें यहाँ पर जैसे ऊपर ये रिएक्शन लिखी हुई है और इस रिएक्शन में क्या है, केमिकल इक्वेशन सिंबल्स के फॉर्म में आयरन का सिंबल लिखा हुआ है Fe, ऑक्सीजन का O2 और फेरिक ऑक्साइड बना यानी ऑक्साइड बना आयरन का, उसको Fe2O3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और कुछ एरो के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। एरो के राइट हैंड साइड में जो लिखा गया है ये हो गया प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हो गया कि द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो विद प्लस साइन बिटवीन देम। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। प्रोडक्ट को लिखा जाता है एरो के राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लिखते हैं एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पर भी प्लस का साइन लगाते हैं। एरो सेपरेट करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को और एरो हेड जो होता है ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ इंडिकेट करता है। एरो हेड ऑलवेज इंडिकेट द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का और इसमें होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है इक्वेशन के, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय द एरो and arrowhead indicates the direction of reaction। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि what are skeletal chemical equation। skeletal chemical equation क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है क्या। स्केलेटल का सिंपल सा मतलब होता है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जो सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए सिंबल्स और फार्मूले को यूज़ करके एक इक्वेशन लिख दी जाए सिंपल सी, और उस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया गया है तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें अगर हम लोग, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन है कि Mg+O2 गिव्स MgO। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो Mg मैग्नीशियम के का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम के साथ कंबाइंड हुआ और MgO बना। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट में एक Mg है और एक ही ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन रिएक्टेंट में देखें तो दो ऑक्सीजन एटम है। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्यों बैलेंस करना ज़रूरी होता है। कई बार CBSE में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है कि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें बैलेंसिंग की तो क्यों बैलेंस किया जाता है इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है। बैलेंस इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू बोथ साइड। यहाँ पर क्या है कि रिएक्टेंट का नंबर और प्रोडक्ट का नंबर, यानी सिंपल समझिए एक लॉ हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है,
उनका मास हमेशा इक्वल होना चाहिए अगर कोई भी चेंज हो रहा है। सिंपल सा है, कंजर्वेशन ऑफ मास में मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी अगर चेंज हो रहा है उसमें मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस रिएक्शन में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में है और नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट में है दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। ये क्लियर हो गया ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें Mg प्लस O2 से MgO बना, तो यहाँ पर अगर देखें तो रिएक्टेंट के साइड में Mg 1 है और रिएक्टेंट में भी 1 है प्रोडक्ट में भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कर लेंगे। तो इसका मतलब मैग्नीशियम के 2 एटम्स को अगर लेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 एटम बनेगा। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो कैसे केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। कई टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में ज़रा हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से टाइप की होती हैं। अब रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन होती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन पढ़ा है आप लोगों ने, कंबशन का मतलब बर्निंग होता है किसी चीज़ का जलना, यानी जैसे कोल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोल है, कोयला में कार्बन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जला दिया बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि एक AB था रिएक्टेंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ और AB का ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर कार्बन है कोल, कोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ और इसका ऑक्साइड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर A और B आपस में कंबाइंड हुए और C बना लिया, यानी 2 रिएक्टेंट थे और 2 रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किसका होगा, रिएक्टेंट का। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में ब्रेक होगा, यानी एक लार्जर मॉलिक्यूल है AB और AB ब्रेक हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में, A और B में ब्रेक हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि एक कंपाउंड था और उस कंपाउंड में 2 एटम आपस में कंबाइंड होकर के रह रहे थे, लेकिन एक तीसरा एटम आ गया और तीसरा एटम पहले वाले एटम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर B, C जो है आपस में साथ साथ रह रहे थे, लेकिन उनके कुछ सोल्यूशन में एक A को डाल दिया गया। A B से ज़्यादा रिएक्टिव है, B से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से A B को डिस्प्लेस करके AC का फॉर्मेशन कर लेगा और B अलग हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा है कि 2 लोगों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक थर्ड पर्सन आ गया और थर्ड पर्सन ने क्या किया, वो दोनों को समझाया और सेकंड था जो उसमें समझ में आ गया। जैसे इसमें क्या हुआ कि A के आते ही उसने C से कहा कि अगर हमारे साथ आ जाओगे तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। कैसे होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, क्यों A B को डिस्प्लेस कर देता है और A C के साथ में A आकर के जुड़ गया, AC बना लिया और B अलग हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि यहाँ पर AB और CD थे, 2 सॉल्ट थे, एक को सोल्यूशन था, दोनों में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। A C की जगह पर चला गया और D जो है कंबाइंड हो गया A के साथ में, यानी A
सी को डिस्प्लेस कर दिया, या इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट कि सी ने ए को हटा दिया, तो ए डी बन गया और सी बी बन गया। अब इन केमिकल रिएक्शन की जो टाइप हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, और फिर आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली जो रिएक्शन दिखाई दे रही है वो कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या कि जब, अभी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी कि जब दो या दो से अधिक, टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। याद कर लीजिए डेफिनेशन कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया गया, तो बर्न कराने पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कराया जाता है तो वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है और वाइट कलर का एक पाउडर मिल जाता है, और वो पाउडर कैसा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। अगर उसका नेचर हम लोग देखें तो नेचर होता है बेसिक। बेसिक इसलिए होता है क्योंकि अगर उसका हम लोग एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक क्यों होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को वहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बोर्ड में कई बार पूछा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रिलेशन है। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेज आर ब्रेक डाउन टू गिव टू आर मोर सिंपल सब्सटेंसेस। मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड में। तो अब जब दो से अधिक में ब्रेक होगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा ना, अभी आंसर लिखवा देंगे इसका कि क्यों होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन का उल्टा क्यों है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि Mg और O2 ये आपस में कंबाइंड हुए थे, Mg और O2 यहाँ पर कंबाइंड होकर के MgO बना लिए थे। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि आयरन सल्फेट था, तो आयरन सल्फेट को अगर हम लोग देखें तो आयरन सल्फेट यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसको हीट कर दिया गया। हीट करने के लिए साइन बनाते हैं डेल्टा, या फिर लिख देते हैं सिंपल सा हीट। तो हीट कर दिया, तो हीट करने से ये आयरन का ऑक्साइड बना लिया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है। जो फेरस सल्फेट था, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ तक हम लोग आज डिस्कस करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक। इसके आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।